हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल फिजिक्स विद ओलिवा। बहुत दिनों बाद एक वीडियो आ रही है इस चैनल पे। नीट की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? नीट 2024 अभी सामने ही है, बहुत कम दिन बचे हैं। नीट इस साल के जो नीट है इसमें एक नया टॉपिक इंक्लूड हुआ है। सबको आपको पता ही है जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं। दैट टॉपिक इज एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। द न्यू टॉपिक इज एक्सपेरिमेंटल स्किल्स और इस टॉपिक के अंदर 14 एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं, राइट। तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं उनको लेकर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये चीज़ नया है इस साल के नीट के सिलेबस में, तो आपको कहीं दुविधा रही होगी कि इसमें से कैसे समझे क्या आने वाला है। जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रैक्टिकल्स अभी याद नहीं है, उन लोगों के थोड़ी हेल्प हो जाएगी आई थिंक इस वीडियो से। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट से ही आज का वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट का जो बैकग्राउंड थ्योरीज है, जो प्रिकॉशंस, वाइवा क्वेश्चंस जो होते हैं, बैकग्राउंड डिटेल्स, बैकग्राउंड के फिजिक्स, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे जिसमें आपका वो पूरा प्रैक्टिकल का वीडियो, मतलब एक्सपेरिमेंट्स जो है वो परफॉर्म करके इंस्ट्रूमेंट के साथ जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है वो पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे। वहाँ पर जाके आप पूरा एक्सपेरिमेंट प्रोसीड्यूर भी देख सकते हैं। आज हम उसका बैकग्राउंड का जो फिजिक्स है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा जो एक्सपेरिमेंट होगा जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस सिलेबस के अंदर से, वो है हमें किसी वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, अननोन वायर का रेजिस्टेंस निकालना है यूजिंग ओहम्स लॉ। दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस वीडियो, ओके। ऐसे 14 एक्सपेरिमेंट्स हैं उस आपके सिलेबस में, वो 1 बाय 1 हम सारे वीडियोस में कवर करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट पे। दिस इज द हेडिंग, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर यूजिंग ओहम्स लॉ। तो पहले हमें जानना है व्हाट इज ओहम्स लॉ, फिर हम देखेंगे कि कैसे सर्किट है और कैसे हम निकालेंगे। तो पहले हमें जानना है कि व्हाट इज ओहम्स लॉ। बहुत बेसिक सा लॉ है जो हमें क्लास 9-10 से ही पता होता है। ओहम्स लॉ में क्या बोला जाता है कि अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है, सपोज इस कंडक्टर से आई करंट फ्लो कर रहा है, सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ओके। अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उस कंडक्टर के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो होता है R। ये V is directly proportional to I, the potential difference is directly proportional to the current flowing through the conductor, and its V is proportional to I को जब हम इक्वल लिखेंगे V is equals to IR। R is the proportionality constant, और ये जो proportionality constant R है that is the resistance of this current carrying conductor, okay। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R है ये ना ही करंट पे डिपेंड करता है ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड इंडिपेंडेंट ऑफ I। R किस किस पे डिपेंड करता है? R एक्चुअली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर पे, R डिपेंड करता है, और मटेरियल पे। ये वायर जिस मटेरियल से बना हो, अगर वायर जो है वो कॉपर का हो तो अलग रेजिस्टेंस होगा, वायर जो है वो सिल्वर का हो तो अलग रेजिस्टेंस होगा। सो वायर का जो रेजिस्टेंस है ये R डिपेंड करता है वायर का जो मटेरियल है उस पर, और टेम्परेचर जो है उस पर, एंड डिपेंड करता है वायर का जो डायमेंशन है, मतलब वायर का लेंथ कितना है और वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, इस पर डिपेंड करता है। दिस R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I, ये ध्यान रखना है। हम यहाँ से लिख सकते हैं ना R इज इक्वल्स टू V बाई I, बट इसका मतलब ये नहीं है कि R V के साथ प्रोपोर्शनल है और I के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल भी नहीं है। R एक्चुअली V I किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है फॉर ए पर्टिकुलर वायर। R एक्चुअली डिपेंड करता है, R का इक्वेशन है रो L बाई A। यहाँ से हम बता सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल with the cross sectional area of the conductor। सपोज ये कंडक्टर है तो इसका लेंथ हो गया ये वाला और क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ये वाला, राइट। और ये जो रो है ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस,
और वी कैन से रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ये जो रो है, ये रो किस पे डिपेंड करता है? ये रो एक्चुअली डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे। ये सिल्वर का जो रो का वैल्यू है ये कांस्टेंट है, और जो कॉपर का रो का वैल्यू है ये कांस्टेंट है। तो आर किस पे डिपेंड कर रहा है? रो पे मतलब मटेरियल पे, एल पे मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, ए पे मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर पे। ओके, आई होप ये बेसिक आइडिया आपका क्लियर हो चुका है। और ये जो फॉर्मूला है दैट इज V इज इक्वल्स टू आई आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ओहम्स लॉ, और ये वैलिड है फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, मतलब आसपास का टेम्परेचर, प्रेशर ये सब अगर कांस्टेंट रहा तो ये फॉर्मूला वैलिड है। ओके, दिस इज द ओहम्स लॉ। अभी हम देखेंगे इस ओहम्स लॉ के यूज करके हम कैसे सर्किट बना के एक अननोन कंडक्टर वायर के रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अभी हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। पहले जो चाहिए हमें वो है बैटरी। यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं एक एमीटर, उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस वायर है। ये हमारा रेजिस्टेंस वायर है, जिस वायर का रेजिस्टेंस हमें निकालना है, जिसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है। और यहाँ से आ रहा है की, यहाँ पे एक रियोस्टैट लगा हुआ है। इन सब का डिटेल्स हम बताएंगे, प्लीज वेट। इसके साथ हम एक वोल्ट मीटर लगा रहे हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट सर्किट। ये वाला है बैटरी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये वाला है हमारा की। की क्या होता है? की होता है कि अगर की को आप लगा दें तो ये सर्किट कंप्लीट, अगर की को डिस्कनेक्ट कर दे तो ये सर्किट यहाँ से कट हो जाता है। बस की का सिर्फ इतना ही काम है, सर्किट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करना। ये है रियोस्टैट। रियोस्टैट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस हम वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सारे एलिमेंट्स असल में देखना हो कि कैसे रियोस्टैट होता है, एमीटर कैसा होता है, वोल्टमीटर कैसा होता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिया हुआ है। वहाँ पर हम एक एक एलिमेंट को देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे नीट के लिए तो हमें बैकग्राउंड जानना है, तो इसलिए हम उसका जो बैकग्राउंड है वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ये की है, ये है रियोस्टैट जो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। मतलब सपोज एक रियोस्टैट है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि 0 to 30 ओहम। इसका मतलब है इस रियोस्टैट को आप वैरी करके 0 से 30 ओहम तक किसी भी रेजिस्टेंस पे रुक सकते हैं। आप उस रियोस्टैट से 20 ओहम भी निकाल सकते हैं, 5 ओहम भी निकाल सकते हैं, 25 भी निकाल सकते हैं। 0 से 30 में से मिनिमम रेजिस्टेंस तो 0 देगा, मैक्सिमम 30 देगा। इसका बीच का कोई भी रेजिस्टेंस आप पा सकते हैं उस रियोस्टैट से। दैट इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टैट। ये एक रेजिस्टेंस वायर है, मतलब एक सिंपली वायर है। तो रेजिस्टेंस वायर और कनेक्टिंग वायर में भी एक डिफरेंस होता है। मतलब इस बैटरी के साथ इस एमीटर को हम कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक वायर से ही कनेक्ट कर रहे हैं। वो जो वायर है जो ये बैटरी को एमीटर से, एमीटर को वोल्टमीटर से कनेक्ट कर रहा है, वो वाला वायर को हम कहते हैं कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर। कनेक्टिंग वायर जो है वो कॉपर का बना हुआ होता है, क्योंकि कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए कॉपर का रेजिस्टेंस ही बहुत कम होता है। हम अगर किसी वायर को एज ए कनेक्टिंग वायर यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम चाह रहे हैं कि उससे ज़्यादा करंट फ्लो हो, रेजिस्टेंस कम हो, इसलिए हम ऐसे एलिमेंट का वायर तब यूज़ करेंगे जिसका रेजिस्टेंस कम है। इसलिए फॉर यूजिंग अ वायर एज ए कनेक्टिंग वायर वी आर चूजिंग कॉपर वायर। कॉपर वायर आर चोजन एज कनेक्टिंग वायर। बट यहाँ पर हम जिस वायर का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं वो अगर कॉपर वायर हुआ तो उसका रेजिस्टेंस तो बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा। तो इसलिए जिस वायर का हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, मतलब उस वायर का नाम है रेजिस्टेंस वायर, वो वाला वायर कॉपर वायर नहीं हो सकता। वो वाला वायर एक ऐसे मटेरियल से बना होगा जो कॉपर नहीं है, मतलब जो ऐसा मटेरियल का होगा जिसका रो का वैल्यू हाई है, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई है। तो हम प्रैक्टिकल में कांस्टेंट का बना हुआ वायर यूज़ करते हैं एज ए रेजिस्टेंस वायर। उसका रो हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। ओके, सो यहाँ पर जो कनेक्टिंग वायर है, जो वायर एक दूसरे एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा है, वो कॉपर वायर होता है। और ये जो रेजिस्टेंस वायर है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस हम निकालने के लिए पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो वाला रेजिस्टेंस वायर है और कांस्टेंट से बना हुआ है। ओके,
और उसके पैरेलल में हम कनेक्ट कर चुके हैं एक वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना। और ये ऑलवेज याद रखना, किसी भी सर्किट में अगर आप किसी भी जगह पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है जानना चाहते हो तो आपको वोल्ट मीटर उसके अक्रॉस पैरेलल में लगाना है। और अगर आपको जानना है कि इस पूरे सर्किट से कितना करंट जा रहा है तो आपको एमीटर यूज़ करना है और सीरीज़ में यूज़ करना है। एमीटर हमेशा सीरीज़ में यूज़ होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में यूज़ होता है, ये आपको पता लगना चाहिए। दिस इज आवर कंप्लीट सर्किट। ओके, यहाँ से करंट विल फ्लो लाइक दिस। अभी आपको लग रहा होगा ये करंट यहाँ पर क्यों जा रहा है, यहाँ पर भी तो करंट आना चाहिए था, राइट। तो ये पर आपको एक और चीज़ जानना है कि जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसलिए रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से उसके थ्रू करंट बहुत कम जाता है। ओके, सो वोल्ट मीटर के ब्रांच में हम करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ऑलवेज हाई होता है। और ये जो एमीटर हो रहा है, देखिए एमीटर से सारा करंट ऑलमोस्ट पास कर जाएगा क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, ये भी आपको जानना है यहाँ पर। सो द पॉइंट फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग दैट एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट एंड वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड across parallelly। and एक और चीज़, that is the resistance of the voltmeter is very high and the resistance of the ammeter is very low। और एमीटर का काम है करंट कितना है सर्किट में बताना और वोल्ट मीटर का काम है पोटेंशियल ड्रॉप दिखाना हमें। ओके, सो ये बन गया हमारा सर्किट। अब इस सर्किट से एक्सपेरिमेंट करके हमें देखना है कि कैसे हमें इस रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस पता चलता है। इस बैटरी से करंट आ रहा है सर्किट पे, तो इस सिचुएशन पे सपोज हम देख रहे हैं करंट और वोल्टेज हमें यहाँ पर नोट करना है। हम देख रहे हैं कि करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर और वोल्टेज वोल्ट मीटर पे हम देख रहे हैं कि 4 वोल्ट है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस रियोस्टैट का जो रेजिस्टेंस है उसको वैरी करेंगे। एक सर्किट में अगर रेजिस्टेंस वैरी हो जाएगा तो करंट वोल्टेज दोनों वैरी हो जाएगा। सो इस रियोस्टैट का रेजिस्टेंस हम वैरी कर रहे हैं। अगर रियोस्टैट का रेजिस्टेंस हम कम करेंगे तो करंट बढ़ जाएगा, रियोस्टैट का रेजिस्टेंस हम ज़्यादा करेंगे तो करंट घट जाएगा, क्योंकि हमें पता है किसी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो वहाँ पर करंट कम फ्लो हो जाएगा ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन। सो अगर इस रियोस्टैट का हम रियोस्टैट का रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं तो करंट बढ़ जाएगा। सपोज हम कम कर रहे हैं तो करंट बढ़ के हो गया ये 4 एम्पियर, ये हो गया हमारा 8 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट हम और थोड़ा रियोस्टैट का रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं तो ये बन गया 8 एम्पियर या 16 वोल्ट। ऐसे करके हमें रीडिंग मिल रहा है। इसके बाद यहाँ से हम कैसे रेजिस्टेंस निकालेंगे, हमें पता है V इज इक्वल्स टू आई आर, ये होता है हमारा इक्वेशन ओहम्स लॉ का। इसका मतलब रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V बाई आई। सो V बाई आई करके हमें द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है रेजिस्टेंस वो मिल जाएगा। सो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही होना है, तो V बाई आई 4 बाई 2 इज इक्वल्स टू 2, 8 बाई 4 इज इक्वल्स टू 2, 16 बाई 8 इज इक्वल्स टू 2 और इसका यूनिट होगा ओम। ऐसे करके हमें रेजिस्टेंस मिल गया। ये एक आइडियल केस कर रहे हैं, इसलिए देखो सारे ही ऑब्जर्वेशन में रेजिस्टेंस 2 आ रहा है, लेकिन अगर रियल में हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो सपोज ये आ जाएगा 2.2, ये आ जाएगा 2.1, ये भी आ सकता है 1.8, 1.7, थोड़ा 2 के आसपास, 2 से 0.2 ज़्यादा 0.2 कम, ऐसे रीडिंग्स आ सकते हैं क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट है। जब एक्सपेरिमेंट में ये करंट फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में तो क्या होगा, करंट फ्लो करने की वजह से जूल हीटिंग इफेक्ट होता है और जूल हीटिंग इफेक्ट की वजह से पूरा सर्किट का जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। हम बता चुके हैं रेजिस्टेंस तब तक कांस्टेंट होता है जब तक पूरे एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट नहीं रहता आइडियल केसेस में, रियल केसेस में। आइडियल केसेस में हम कांस्टेंट सोच रहे हैं इसलिए V इक्वल्स टू आई आर, बट रियल केसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता ड्यू टू जूल हीटिंग इफेक्ट। तो इसलिए रियल सिचुएशन में रेजिस्टेंस सब ऑब्जर्वेशन में 2 ही आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। 2.2, 2.1, 1.8, 1.9 ऐसे कुछ भी आ सकता है, थोड़ा इधर उधर आ सकता है। मतलब एक 2 और एक 20 ऐसा आएगा तो एक्सपेरिमेंट गलत है, लेकिन थोड़ा ऑल्टरेशन हो सकता है इन रियल केसेस। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके रियल एक्सपेरिमेंट देख लीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा। और यहाँ से हम ग्राफ भी प्लॉट करते हैं।
वी एक्सिस और आई एक्सिस बना के अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है v इक्वल्स टू आई आर, इस v को अगर y एक्सिस लेंगे और इस I को अगर हम x एक्सिस लेंगे एंड दिस इज r, सो r विल बी द कांस्टेंट वन। मतलब हमें पता है y इक्वल्स टू mx जो होता है ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का इक्वेशन, जिसमें m होता है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर भी हमें y इक्वल्स टू mx ही मिल रहा है इक्वेशन, तो यहाँ पर भी हमें एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ही मिलेगा। और यहाँ पर स्लोप कौन सा है, m, मतलब यहाँ पर r, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप हमें मिलेगा वही होगा हमारा रेजिस्टेंस। तो अगर हम इस टेबल को प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा विच इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एंड इसको ऐसे अगर हम डेल v निकालें और यहाँ से हम डेल i निकालें, फिर हम डेल v बाई डेल आई करके स्लोप निकालें डेल v बाई डेल आई करके, तो जो वैल्यू निकलेगा वो होगा हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द वेव। जो स्लोप निकलेगा वो होगा हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द वेव, राइट। आई होप आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया है। और अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम असली जो एक्सपेरिमेंट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए। अब हम थोड़ा इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे क्वेश्चंस वाइवा में होते हैं वैसे ही टाइप का क्वेश्चन आपका नीट में भी आने के चांसेस है, तो थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन हम अभी इसके साथ ही डिस्कस कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एक नया एक्सपेरिमेंट के साथ। ओहमिक और नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ओहमिक और नॉन ओहमिक का मतलब क्या होता है। ओहमिक होने का मतलब है जो सारे कंपोनेंट्स ओहम्स लॉ को फॉलो करता है, मतलब v इक्वल्स टू आई आर, जिसका जो ये फॉर्मूला फॉलो करता है, मतलब v वर्सेस i ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे, जिस चीज़ का ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, मतलब वो लोग ओहम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। जो कंडक्टर्स हैं वो फॉलो करते हैं, दोज आर नोन एज ओहमिक। नॉन ओहमिक किसको कहते हैं, नॉन ओहमिक कहता है जिसका ये फॉलो नहीं होता, मतलब v इक्वल्स टू आई आर फॉलो नहीं होता, v वर्सेस i का ग्राफ जिसका स्ट्रेट लाइन नहीं होता है उसको हम नॉन ओहमिक कहते हैं। एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं, सपोज डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, इन सबको अगर हम लेंगे तो इनका जो v वर्सेस i का ग्राफ है वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, ऐसा बनता है, इफ दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, सो दीज आर नोन एज नॉन ओहमिक। ये ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन जो कंडक्टर है वो ओहम्स लॉ को फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन बनता है v वर्सेस i ग्राफ, सो दोज आर नोन एज ओहमिक, ओके। और टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है या कम होता है, ये एक क्वेश्चन है। कंडक्टर के लिए टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, पर फॉर सेमी कंडक्टर्स टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ओके। कंडक्टर में टेम्परेचर के साथ साथ कैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, सपोज T1 टेम्परेचर जब है तब रेजिस्टेंस है R1, जब T2 टेम्परेचर हो गया बढ़ के इंक्रीज करके तब रेजिस्टेंस हो गया R2। यहाँ पर हम देख रहे हैं T2 इज ग्रेटर देन T1 एंड R2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन R1, सो हम R2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो न्यू रेजिस्टेंस मिलेगा हमें T2 से टेम्परेचर पे वो हम कैसे निकालेंगे, R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा, ये कोएफिशिएंट है, एंड दिस इज T2 माइनस T1 इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसे करके सपोज हमें पता है कि 20 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस कितना है और हमें निकालना है कि 40 डिग्री में रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। और जो सेमीकंडक्टर के लिए है यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, बट फॉर कंडक्टर जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। और जो रेजिस्टिविटी होता है रो, वो उसका जो रेसिप्रोकल है उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओहम मीटर और जो कंडक्टिविटी है उसका यूनिट होता है सीमेन मीटर इनवर्स, ओके। तो ये सारे चीज़ था दो हमें डिस्कस करना था। एक और चीज़ है, अगर दो रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, सपोज एक रेजिस्टेंस है R1 और एक अलग रेजिस्टेंस है R2, इन दोनों को अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट कर दें, मतलब इन दोनों को अगर हम ऐसे कनेक्ट कर दें तो ये रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। जो रेजिस्टेंस हमें मिलता है सीरीज़ में दैट इज़ R1 प्लस R2 विच इज़ ग्रेटर देन R1 एंड R2।
बट अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये है हमारा R1, ये है हमारा R2, इन दोनों को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, और यहाँ से जो हमें RT मिलेगा दिस इज लेस देन R1 एंड R2. सो अगर हमें रेजिस्टेंस को कम करना है तो हम दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और अगर हमें रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो हम दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे. ओके और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते करते बहुत सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को एक बार बैक करके फिर नोट डाउन कर लीजिए. आपको ये वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं, और क्या क्या और चाहिए, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. हम ऐसे एक के बाद एक सारे एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने वाले हैं. अगर आपका कमेंट आया और आप लोग देखना चाहे तो please like, share and subscribe the channel to get the notification of new video. Okay, thank you everyone for watching the video.